कि आप ही बेवकूफ़ हो। सिंगिंग में घुसने का रीज़न ही बेसिकली स्पोर्ट्स था। टैलेंट सबके अंदर है। क्या आप गलत कर रहे हो, सही ये है। ते मुझे 12 से 13 साल लगे हैं अपना एक गाना हिट करवाने के लिए। मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकता था। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा, ये तेरी गलियाँ छोड़ के। मतलब 2000 आपके फैन्स हैं, वो 500-600 मिलियन से भी ऊपर जो है इतने व्यूज़ हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा? निकलो। बातें अनलिमिटेड। हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आपका बातें अनलिमिटेड के पहले एपिसोड में। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त अभिषेक पालसरा, और यह है एक नई शुरुआत जहाँ पर बातें होगी बिना किसी रुकावट के, एकदम रियल, रॉ और अनलिमिटेड। और जब शुरुआत इतनी खास है तो पहला गेस्ट भी खास होना चाहिए। आज हमारे साथ है एसी भारद्वाज, जो हिमाचल प्रदेश के मशहूर फोक सिंगर हैं। उन्होंने अपना करियर एज अ होस्टिंग शुरू किया और 2008 में अपना एल्बम पास आजा लॉन्च किया। उनकी सुरीली आवाज़ और हिमाचली संगीत का एक नया अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। डांगरू, डोलमा, किन्नौरी और साहिबा जैसे हिट गाने उनकी म्यूज़िक में एक अलग ही पहचान बना देते हैं। चलिए, आज हम उनसे करेंगे बहुत सारी बातचीत, उनके म्यूज़िक के बारे में, उनके लाइफ जर्नी के बारे में। आज आप एसी भारद्वाज से सुनिए उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। सभी लोग आपको एक मशहूर सिंगर के रूप में जानते हैं, लेकिन हम आपको थोड़ा और अच्छे से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ से हैं? आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? अपने फैमिली के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं बेसिकली रामपुर शहर के डंसा गाँव से हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है वो मेरे गाँव से ही हुई है। और उसके बाद कॉलेज के लिए मैं रामपुर कॉलेज आ गया था और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने पढ़ाई-वढ़ाई मतलब छोड़ के थोड़ा-सा म्यूज़िक की ओर, क्योंकि मुझे शौक था काफ़ी गाना गाने का और स्टेज पे परफ़ॉर्म करने का, तो उसके बाद मैंने काफ़ी समय दिया है इन चीज़ों के लिए और बस वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और घर में सभी लोग हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट किया सब लोगों ने, मेरे पेरेंट्स ने। और अच्छा लगता है कि जब आपके बैकअप में जो है आपके पेरेंट्स आपको लेकर मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो कि ठीक है आप कुछ करना चाह रहे तो आप कीजिए। और मुझे कभी रोका नहीं गया और अच्छा लगता है। और इस मतलब इसके लिए मैं हमेशा मतलब उनका तो मैं रेडी हूँ ही। और जो पेरेंट्स है उनको प्राउड फील होता है जब उनके बच्चे कुछ करते हैं, तो आज अच्छा लग रहा है। तो फाइनेंशियली हालाँकि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट नहीं वो कर पाए, लेकिन उन्होंने मुझे एक फ्रीडम दी थी कि आप जो करना चाहते हो वो करें। तो बस यहाँ से शुरू हुई थी जर्नी। बेसिकली ये कहते हैं ना कि घर से शुरुआत होती है, तो वो घर से ही शुरुआत हुई थी। आपने अपना करियर एज अ होस्टिंग शुरू किया, तो होस्टिंग के साथ साथ म्यूज़िक का सफ़र वो कैसा रहा आपके लिए? सबसे पहले तो मुझे कभी होस्टिंग करनी नहीं थी, मतलब स्टेज जो एंकरिंग है मुझे करनी नहीं थी। मैं सिंगर ही बनना चाहता था और मैं गाना ही गाना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, बीच में कुछ एक सिचुएशन ऐसी रही कि जिस दौर में मैंने इस फ़ील्ड में कदम रखा था, तो काफ़ी सारे जो आर्टिस्ट थे, नामी कलाकार, उनका एक बहुत बड़ा एक रुतबा था, एक नाम बन गया था। तो ऐसे में, क्योंकि ऐसे कहते हैं ना डीवीडी वाला जो एक टाइम था, कैसेट वाला जो टाइम था, उस टाइम के वो स्टार्स जो हमारे सिंगर्स हैं वो थे। और तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था कि आपको किसी नए सिंगर को आकर अपनी जगह बनाना। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए। तो मैंने स्टेज होस्टिंग शुरू की। स्टेज पे मैंने काफ़ी सारे बड़े-बड़े फेस्टिवल्स में काफ़ी सारे बड़े-बड़े सिंगर्स के साथ मंच साझा किया। उसके बाद वो जो अनुभव है मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो लिया। और उसके बाद जैसे ही एक सही समय मिला, मुझे लगा कि अब ये राइट टाइम है कि अब आप अपनी सिंगिंग करियर को भी साथ-साथ कर सकते हैं। तो मैं जब भी स्टेज पे जाना होता तो स्टार्टिंग जो है मैं करता उसमें एकदम से पहले गाना-वाना गाने के साथ शुरू करता, आधा कर घंटा गाना गा लिया। उसके बाद स्टेज होस्टिंग होती थी और उसके बाद अनाउंसमेंट रहती थी कि सिंगर्स को बाकियों को बुला लिया। तो ऐसे मैंने साथ-साथ में एक बैलेंस बना के रखा, ताकि गाने की जो एक तैयारी है या प्रैक्टिस है वो साथ में चलती रहे और लगे हाँ तो आप जो है दूसरा काम भी कर लो जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो
मतलब मैंने अपने लेवल पे बैलेंस कर दिया था और कई बार नहीं होती है बैलेंस चीज़ें, तो उसके लिए आपको अपना एक रास्ता ढूँढना पड़ता है। मैंने अपना ढूँढ लिया था, आप अपने कम्फ़र्ट के हिसाब से वो चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप सिंगर नहीं होते, तो क्या होते? अगर सिंगर ना होता तो मैं स्पोर्ट्समैन होता और मैंने अपनी ज़िंदगी का जो काफ़ी हिस्सा है वो क्रिकेट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए मैंने दिया है और उसमें मतलब सिंगिंग में घुसने का रीज़न ही बेसिकली स्पोर्ट्स था क्योंकि स्पोर्ट्स से मैं जो कनेक्टिविटी है वो टूट गई थी। मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो एक्सीडेंट में जो मेरे पाँव में जो फ्रैक्चर हो गया था, उसकी वजह से क्या है मैं स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा सकता था। तो और रिकवर करने के लिए कम से कम 2-3 साल लगते अच्छे से ताकि अगर आपको फिर से वो चीज़ शुरू करनी है और उस बीच में जो गैप था, वो बहुत बड़ा था। तो ऐसे में आप वो चीज़ तो कर ही नहीं सकते थे। तो उस बीच में मैं गाना-वाना तो गाता ही था, तो मैंने इसको थोड़ा-सा और ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया और धीरे-धीरे बस इसको अपने करियर के रूप में बनाना शुरू किया और करियर अब इतना अच्छे से अब बन गए हैं चीज़ें अब अच्छा लगता है कि नहीं, उस समय एक सही डिसीज़न था कि हमने ये किया। क्योंकि यहाँ पे हिमाचल में अगर स्पोर्ट्स की बात की जाए, अगर क्रिकेट भी मैं खेलता, तो शायद मैं इधर जो हमारे श्रृंखलाएँ रहती है ग्रामीण स्तरीय या फिर अपने हिमाचल में अलग-अलग एरियाज़ में, तो वही खेल रहा होता। लेकिन म्यूज़िक ने जो है मुझे एक बड़ी विश्व स्तरीय पहचान दिलाई है, तो चलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है और आपको सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी है। रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मॉडर्न फ़ोक किया, उसका आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? क्या आपको लगा कि ये एक न्यू अप्रोच होगी आपके लिए? मॉडर्न फ़ोक नोट का दरअसल क्या था, मॉडर्न तरीके से जो है गाने इंडस्ट्री में वैसे भी आते ही थे और एक्सपेरिमेंट जो है बहुत ज़्यादा किया गया था हिमाचल म्यूज़िक इंडस्ट्री में। क्योंकि ऐसा कभी कोई गाना बनाया ही नहीं गया इतने ज़्यादा फुर्सत से कि उसमें बिल्कुल प्योरिटी के साथ सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट ही अप्लाई किए जाएँ और बाकी वेस्टर्नाइज़ ना किया जाए। क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी आई है, टेक्नोलॉजी अपने आप में वेस्टर्न चीज़ है। तो जब टेक्नोलॉजी आ गई है दैट मीन्स कि आप वेस्टर्न तो कर ही रहे हैं, आप कह नहीं सकते कि आप फ़ोक कर रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के साथ-साथ बहुत सारे लोगों ने फ़ोक को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश की और जो कि काफ़ी अच्छा एक माइलस्टोन था। तो ऐसे में वो कहते हैं ना कि भीड़ के बीच में अगर आपको जगह बनानी है, तो आपको भीड़ के बीच अलग दिखना ज़रूरी है। मतलब आपको कुछ अलग करना पड़ेगा जो एक भीड़ कर रही है, उससे हट के करना पड़ेगा। अगर सब लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हैं, आप बीच में काले कपड़े पहन के जाइए तो आप अलग दिखोगे। सबने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो आप सफ़ेद पहन के जाइए तो आप अलग दिखोगे। तो वैसे ही मतलब जो सब लोग कर रहे हैं आप वो मतलब उसी धुन में ना चलो। आप अपना कुछ अलग से करो तो अलग से आप रजिस्टर होगे। तो ये एक सोच थी और मैंने ट्राई किया कि क्यों ना ऐसा किया था क्योंकि मैं हिंदी गाने गाने का भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक था, तो हिंदी गाने मैंने काफ़ी जो है गाने मैंने गाए भी और स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे हिंदी गाने, पहाड़ी गाने और नेपाली गाने, पंजाबी गाने, अलग-अलग तरह के जो गानों को है मैंने एक कड़ी में पिरोया और मैशअप के रूप में उसको निकाला गया मॉडर्न फ़ोक नोट के नाम से, मॉडर्न तरीके से मतलब फ़ोक म्यूज़िक को रिप्रेज़ेंट किया। और ये आइडिया जो है वो अलग था। तो हालाँकि उतने अच्छे से हम पहली बार में नहीं कर पाए थे, हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन जितना भी हम कर पाए वो लोगों ने बहुत पसंद किया है। और उसके बाद एक रेवोल्यूशन आ गया था कि नहीं ऐसा भी हो सकता है। तो वो अब मतलब आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री है उसी फ्लो में फिर शिफ्ट हो गई, कि अच्छा अब ऐसी चीज़ें चल रही है तो बहुत सारे लोगों ने और भी करना शुरू किया। और बहुत अच्छी बात है कि इंडस्ट्री बेसिकली हमारा जो फ़ोक म्यूज़िक है वो ग्रो करे किसी भी तरीके से। तो फ़ोक नोट बस यहीं से आइडिया है, आप सब लोग ही आइडिया देते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ पसंद नहीं करते हैं, तो हमें आइडिया आता है कि नहीं कुछ अलग करते हैं, जो आपको पसंद आ जाए। और जब आप कुछ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमें लगता है नहीं अब इसको नहीं छोड़ना है, अब ये करना पड़ेगा। तो आप सब लोगों से ये आइडिया मिलते हैं और अच्छा लगता है आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं तो। आपके यूट्यूब पर 6 लाख सब्सक्राइबर हैं और 100 मिलियन से ऊपर ज़्यादा व्यूज़ हैं। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ। थैंक तो कुछ इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? कैसा आपका सफ़र रहा इसमें? यू। यूट्यूब एक्चुअली क्या है, यूट्यूब मैंने काफ़ी बाद में शुरू किया। यूट्यूब क्या है, यूट्यूब दरअसल मैं किसी नॉर्मल जो चैनल्स रहते हैं, उनको मैं गाने दिया करता था और सब लोग एक पर्टिकुलर किसी चैनल को दे देते थे। तो जब मैंने शुरू किया तो म्यूज़िक हंटर्स का बड़ा अच्छा नाम था यूट्यूब चैनल पे। तो म्यूज़िक हंटर्स हो गया, पहाड़ी गाना हो गया, तो इन लोगों को हम जो है वो दे दिया करते थे कि इनको गाने दे दिए और ये लोग अपने चैनल्स पे उसको कर लेते थे टेलीकास्ट। ऐसे में क्या है, बाद-बाद में हमें जब ऐसा लगना शुरू हुआ कि
ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था क्योंकि इन लोगों को तो डालने थे सब लोगों के, मेरे अलावा भी और आर्टिस्ट हैं जिनको अपने गाने डालने हैं यूट्यूब पे। तो हर हर दिन कोई ना कोई गाना या हर 2-4 दिन में कोई ना कोई गाना अपलोड होता था। तो मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि शायद एक पर्टिकुलर गाने को वो टाइम नहीं मिल रहा है लोगों तक पहुँचने के लिए, क्योंकि जितने में आज गाना आप डालोगे, कल कोई और गाना डालोगे, परसों कोई और डालोगे, तो जो गाना आज से 3 दिन पहले आया वो उसकी रीच मर सकती है क्योंकि लोग लेटेस्ट देखना पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना अपना एक चैनल क्रिएट किया जाए, तो ऐसे में मेरे काफ़ी सारे जो मित्र उन दिनों साथ थे, उन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया कि नहीं, अपना यूट्यूब चैनल एक जो है वो होना चाहिए। तो वो यूट्यूब चैनल बनाया गया क्योंकि मॉडर्न तरीके से मैं फ़ोक रिप्रेज़ेंट कर रहा था, तो मॉडर्न फ़ोक नोट उसका नाम रखा गया। तो इसलिए हमने एल्बम का नाम जो है, अपनी जो एल्बम है, उसका नाम भी मॉडर्न फ़ोक नोट ही रख दिया। सारा हमने ऐसे-ऐसे करते गए, तो यूट्यूब चैनल का पहला ही फ़ोक नोट, बहुत सारे लोगों को बहुत समय लग सकता है, 10 साल लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, 10 महीने लग सकते हैं। लेकिन मेरा जो पहला प्रोजेक्ट था फ़ोक नोट, जो मैंने अपने चैनल पे डाला, उससे पहले मैं 30-40 गाने कर चुका था। वो जब डला तो पहले ही प्रोजेक्ट को आपने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि वो जो प्रोजेक्ट है मॉडर्न फ़ोक नोट 2 के नाम से आया था। और मतलब अभी इस वक़्त तो शायद 12 से 15 मिलियन के आस-पास मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब प्यार दिया गया पहले ही प्रोजेक्ट को। तो बस वहाँ से एक पंच मिल गया और उसके बाद फिर अभी फ़ोक नोट की 7 सीरीज़ जो है आ चुकी है, 8वीं प्रोसेस में है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी जो गाने हैं आप देखते और सुनते हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब मिलियंस में आप सब लोग प्यार दे रहे हैं। बस ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी बनी रहे। स्कूल का दौर कैसा था आपके लिए? मुझे लगता है कि ये कुछ एक गोल्डन टाइम रहता है आपकी लाइफ में, तो स्कूल वो एक टाइम था कि स्कूल में क्या है, आपको ना बेसिकली एक ऐसा टाइम जब आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता। जब आपको थोड़ा-सा आप समझना शुरू करते हैं कि आगे क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, तो वो जो समझ आने वाली बात आ रही होती है जो, उसको आपको मतलब कैटेगराइज़ करना होता है कि अब क्या है, इसके बाद क्या है। तो ये जो कशमकश है ये चलती रहती है। इसके साथ-साथ आपका जो टाइम आप स्पेंड करते हैं, स्कूल में आपने जो इतना सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, आपकी जो अचीवमेंट है, आपने जो स्टडीज़ में टाइम दिया है, स्पोर्ट्स में दिया है, तो मतलब वो जो मोमेंट्स है वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो मैंने क्या किया, म्यूज़िक में आने आने से पहले क्या था, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो मतलब मम्मी बहुत अच्छा जो है फ़ोक म्यूज़िक, जो मम्मी है उनका ब काफ़ी अच्छी कमांड है, वो काफ़ी अच्छा गाते हैं। तो उनसे काफ़ी सारे गाने हमने सीखे थे। ओल्ड बॉलीवुड गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि भैया जो है वो काफ़ी ज़्यादा गाया करते थे घर पे। तो मैं उनसे सुन-सुन के मैंने गाने काफ़ी गाए। तो उसके बाद जैसे बाल सभा रहती थी स्कूल में, हर सैटरडे को हाफ डे के बाद बाल सभा रहती थी 2-3 घंटे। सभी स्टूडेंट एक 1 वीक में 1 दिन वो रहता था हर जगह। तो उसमें क्या है, सबसे पहला नाम मेरा रहता था कि हाँ, उसको बुलाओ वो गाना गाएगा। गाना गा लिया, कुछ कॉमेडी कर ली, शेरो-शायरियाँ कर दी। तो मतलब वहाँ से क्या है, एक पंच मिला। ऐसे कहते हैं कि जब आप कुछ करते हैं, टैलेंट सबके अंदर है। बात है उस टैलेंट को मंच मिलने के लिए, कि मंच आपको अगर नहीं मिलेगा सही समय पे या सही जगह आप नहीं पहुँच पाओगे, तो वो टैलेंट जो है शायद कहीं न कहीं एक ही जगह पे रह जाता है और बाहर नहीं निकल पाती है चीज़ें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो दब के रहते हैं, वो अपनी चीज़ें बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो वो समस्या हो जाती है। तो मैंने निकाली, और कहते हैं बाहर निकालने वाला भी कोई शख्स चाहिए, और अगर आपके पास नहीं है, तो आपको खुद ही मदद करनी पड़ेगी। तो ऐसे मैंने कोशिश की कि मैं निकालूँ चीज़ें जो मेरे अंदर हैं। चाहे जैसी भी है, गलत है, कम से कम कोई बोलेगा तो सही कि आपने गलत किया और समझाएगा कि सही क्या है। तो ऐसे में आपको मतलब सही करने के लिए आपको पहले वो गलत तो करना पड़ेगा, ताकि आगे वाला आदमी बोले कि भाई आप गलत कर रहे हो, सही ये है। अगर आप कुछ करोगे नहीं, एफर्ट ही नहीं मारोगे, तो आपको कैसे पता लगेगा कि होना क्या है? तो ऐसे में मतलब शुरुआत करना ज़रूरी है, तो वो कॉलेज से पहले जो है शुरुआत वो स्कूल में हो गई थी, बाल सभा में गाना, वहाँ पे कॉमेडियाँ करना, शेरो-शायरी करना, वहाँ नाटक में परफ़ॉर्म करना, गाना-वाना करना, तो मतलब काफ़ी एक अच्छा एक बेस बना। और हमारे टीचिंग स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिशिएट किया इस बात को, और जैसे ही कॉलेज में जाना हुआ, तो वहाँ पे भी एक पॉज़िटिव एनर्जी के साथ एंट्री हुई, कल्चरल ग्रुप जॉइन किया गया, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर जो चीज़ को एक कहते हैं ना कि चीज़ को आप स्ट्रेच करो, वहाँ पे कुछ ज़्यादा बाहर के लोग हैं, ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं, ज़्यादा लोग देख रहे हैं, आपके टैलेंट को ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है, तो और ज़्यादा आप आगे तक कर सकते हैं चीज़ें, तो ये चीज़ें चलती रही फिर। आपने सिंगिंग सीखी है कहीं से? नहीं, मैंने प्रोफ़ेशनली मैंने गाना-वाना नहीं सीखा है।
बस मम्मी, भैया ये जो लोग गाते थे इनसे सुन-सुन के चीज़ें आई हैं। हाँ, सब्जेक्ट के रूप में मेरे पास म्यूज़िक सब्जेक्ट था कॉलेज में। क्योंकि स्कूल टाइम में हमारे स्कूल में तो नहीं था सब्जेक्ट म्यूज़िक। लेकिन कॉलेज में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर मतलब मेरी ग्रेजुएशन जैसे आर्ट्स में हुई है तो मेरे पास म्यूज़िक सब्जेक्ट के रूप में था। लेकिन ये शायद किसी को मैं दोष नहीं दूँगा, ये हमारी अपनी कमियाँ थी, शायद हमारे दिमाग में घुसी नहीं चीज़ें उस समय, तो म्यूज़िकली हम इतने ज़्यादा साउंड नहीं हो पाए कि हम लोग म्यूज़िक सीख के कुछ चीज़ें कर पाएँ। तो क्योंकि इतना ज़्यादा समय हम दे भी नहीं पाए थे और उसके बाद फाइनेंशियली स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, फिर ग्रेजुएशन के बाद कॉलेज जो है वो उसके बाद पास आउट होने के बाद छोड़ भी दी थी चीज़ें। नहीं तो आगे हम ट्राई करते, एमए करते म्यूज़िक में, कुछ आगे अच्छी उपलब्धि हासिल करते। तो उसके बाद मतलब ये चीज़ें और ज़्यादा आसान होती। लेकिन उसके बाद ही हमने अपने लेवल पे किया, तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि घर से जो चीज़ें हैं जेनेटिक हैं और उसके बाद आप चाहे अब गॉड गिफ्ट कह लो या फिर हमारी अपनी मेहनत कह लो, मतलब सारी चीज़ों का समावेश है और बस आप सब लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे लिए ये इससे बड़ी बात कोई और हो ही नहीं सकती है। फेलियर क्या है आपके लिए फेलियर? फेलियर मुझे क्या लगता है, मतलब लाइफ में सबसे बड़ा जो फेलियर है ना, अगर लाइफ की बात की जाए, तो सबसे बड़ा फेलियर वही है जिस जिस चीज़ को आप कभी करना ही नहीं चाहते हैं और आप बाद में कहो कि नहीं यार, ये जो चीज़ है ये ऐसी हो गई। यार आपने एफर्ट ही नहीं मारे हैं, तो सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आप एफर्ट नहीं मार रहे हो। एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो मतलब। एक्सक्यूज़ेज़ दे रहे हो कि नहीं ये नहीं हुआ क्योंकि ऐसा था, ये था, वो था। आप अगर एफर्ट मार रहे हो, उसके बाद आप फेल भी हो रहे हो, तो मेरे हिसाब से वो फेलियर नहीं है। मेरे हिसाब से वो एक रास्ता है, जिससे आपने आगे बढ़ने के लिए कुछ सीखा है। फेलियर हम टेक्निकल लैंग्वेज में इसको कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, आप नाकामयाब रहे, इसलिए आप फेलियर का उसे नाम दे दो। लेकिन आपने वो एक अटेम्प्ट किया कामयाबी के लिए, वो अटेम्प्ट करते-करते आप नाकामयाब हुए तो फेलियर नहीं है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में वो आपकी उस उपलब्धि के लिए एक रास्ता है, एक स्टेप है। एक स्टेप आपने लिया, आप उसको फेलियर का नाम नहीं ले सकते। फेलियर वो है जो चीज़ आपने की ही नहीं है और आप ज़िंदगी भर यही कहते रहे, नहीं यार ये नहीं होना था, ये ऐसा तो नहीं कर पाया मैं, ये नहीं हुआ। यार आपने किसी चीज़ को करने की सोची और आप वो कर नहीं पा रहे हैं, वो फेलियर है। लेकिन अगर आपने करते-करते तो आप उसमें नाकामयाब होते, वो तो सक्सेस की ओर आपका एक कदम है ना, क्योंकि आपने शुरुआत की। अगली बार अगर अटेम्प्ट करोगे तो और तैयारियों से आओगे, क्या जब तीसरी बार आओगे तो और तैयारियों से आओगे और आखिर में आप अचीव कर लोगे। तो मुझे लगता है ये फेलियर नाम देना थोड़ा-सा बेवकूफ़ी होगी इस चीज़ को। ये बेसिकली आपकी एक-एक पड़ाव है, एक-एक कदम है और ये उस सक्सेस के लिए आपकी जो अलग-अलग आप सीढ़ियाँ बनाते जा रहे हैं ना, वो है ये। फेलियर है जो काम आप मतलब आप इग्नोर कर रहे हैं अंदर से और उसके बाद आपको लगता है नहीं तो फ़ायदेमंद था और बाद में आपने कभी सोचा ही नहीं कि नहीं यार ये कर लेता मैं तो ऐसा होता, ये होता। मतलब वही अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब अब कोई फ़ायदा नहीं है जब सब खत्म है। फ़ायदा तब है अगर आप उस खेत में जाओगे ना जहाँ चिड़िया थी। आपने उस चिड़िया को उड़ाने की कोशिश की है वहाँ से कि ताकि वो अनाज ना खाए। कुछ तो आप बचा पाते। चिड़िया जो खेत चुग रही है उस उसमें कुछ दाने तो आप बचा पाते, अगर आप वहाँ जाते। अब आप खेत में ही नहीं गए और फिर बोले नहीं जी चिड़िया तो चुग गई है। तो भाई चुगेगी नहीं, तुम थे ही नहीं वहाँ पे। तुम उसका हिस्सा ही नहीं थे। तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस ये किया है कि मैंने तो ये पाया है कि मुझे 12 से 13 साल लगे हैं अपना एक गाना हिट करवाने के लिए। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि मैंने वो सीढ़ियाँ बनाई है 12 साल में। मैंने कभी इसको फेलियर का नाम नहीं दिया कि मैं फेल हो गया 12 साल तक कोई ट्रैक नहीं चला। मैंने 30 से 40 गाने बनाए। आप कभी मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ काफ़ी समय व्यतीत किया और आपके काफ़ी करीब हैं, अरुण जी, अरुण शर्मा जी मेरे साथ काफ़ी समय बिताया। तो अरुण ने वो मैं मतलब मुझे वो ज़ीरो से देखा है ग्रो होते हुए, तो हमने कभी शिकायत नहीं की यार हम फेल हो गए, गाना नहीं चला यार। हमें ऐसा लगता था कि यार 2000 लोगों ने देख लिया, वाह! 2000 सर कुछ है। क्योंकि हमें पता है कि अगर 2000 लोग आप इधर कहीं खड़े कर दो तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी चलने के लिए। 2000 बहुत बड़ा एक अमाउंट है अगर देखा जाए। लेकिन
हमें आदत है ना, अब मिलियन में खेल रहे हैं, तो हमें आदत है कि मिलियन में खेल रहे हैं तो 2000 बहुत कम लगता है। उनसे पूछिए, उन 2000 लोगों को जो आपको देख रहे हैं, एक एक जगह पे खड़े करके देखिए। मतलब 2000 आपके फैन्स हैं वो जिन्होंने आपको देखा है, तो वो एक जगह पे खड़े होंगे तो किसी कार्यक्रम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी 2000 की भीड़ कई बार नहीं होती है। तो सोचिए इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आना पड़ता है, तो करते रहो और 30-40 गाने मतलब नहीं चले, उसके बाद वही गाने बार-बार, बार-बार अलग-अलग अंदाज में पेश किए गए और एट द एंड जब फ़ोक नोट चला तो मुझे ऐसा लगा अच्छा, गीता बानी ढोलकी, काटी री कुकड़ी ये तो ऑलरेडी मैं गा चुका था, लेकिन अब मैशअप के रूप में अलग तरीके से पेश किए गए तो फिर चले हैं। तो मतलब आप आगे बढ़ने के लिए आप ट्राई तो कर रहे हो ना, तो बस फिर धीरे-धीरे आप हो सकता है काफ़ी समय लगे, लेकिन जब आप छोड़ दोगे ना, तो फिर नहीं है। मतलब आप किस्मत को दोष नहीं दे सकते हैं। आप शायद मेरी किस्मत में नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बैठे-बैठे खाने की सोचोगे ना यहाँ पे, कि वहाँ से थाली जो है भरी हुई, वो चुपके से मेरे मुँह में आके खुद घुस जाती और बस मेरा पेट भर जाता। आपको थाली परोसी जा सकती है किसी और के द्वारा, वो थाली को उठा के खाने की मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आपको। बाद में दोष दोगे, यार थाली थी वहाँ, मेरी किस्मत में शायद नहीं थी। क्यों नहीं थी? तुमने उठाई ही नहीं वो, तुमने मेहनत नहीं की उससे जो अनाज पड़ा था उसको खाने की। मतलब किस्मत ऐसा कहते हैं भी उसी का साथ देते हैं जो मतलब अपने लिए खुद काम कर रहा है। आपका एक सॉन्ग आया था कांची, बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। कुछ बताएँगे उसके बारे में? दरअसल कांची जो है वो सारेगामा म्यूज़िक कंपनी का एक गाना है और किशोर दा की आवाज़ में हम लोगों ने काफ़ी सुना है ये गाना और बहुत ज़्यादा हमें ओल्ड बॉलीवुड बहुत ज़्यादा पसंद था, हम काफ़ी सुनते थे। तो जब फ़ोक नोट आया, फ़ोक नोट में हमने अपने गानों के साथ नेपाली और ओल्ड बॉलीवुड गाने ये सारे गाने ऐड किए। सिलसिले देखा है कब तो ये सिलसिले हुए अपने दिल का बावर करे पुकार बहुत सारे गाने हमने निकालिए सुन उसमें हाँ, तो हमने ऐड किए ये गाने। तो ये सारे गाने ऐड करने के साथ क्या हुआ कि हमें ऐसा लगा कि नहीं यार क्योंकि अब मुझे जो मतलब बेसिकली मुझे जो गाने पसंद थे, एक प्लेलिस्ट जो मुझे पसंद थे, वो इसमें तैयार की और इसके बाद जैसे ही ये मैंने तैयार किया तो इसको तैयार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं भाई, ये पता नहीं अब कैसा होगा, क्या रहेगा, मेरी प्लेलिस्ट है, हो सकता है बाकी लोगों को ना अच्छी लगे। लेकिन फ़ोक नोट 4 में मैंने एक्सपेरिमेंट किया था ये, क्योंकि फ़ोक नोट 2 चल पड़ा था, 3 चल पड़ा था, तो मुझे लगा 4 में कुछ एक्सपेरिमेंट और 4 ने सबके रिकॉर्ड तोड़ दिए पिछले। तो इसलिए ये इतना ज़्यादा वायरल हुआ, ये वर्ल्ड वाइड हिट हो गया है और ट्रैक काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया के तो कोने-कोने से मुझे कॉल्स आए और उसके अलावा विदेशों से बहुत सारे कॉल्स आए, जो लोग हमारे लोग वहाँ पे सुनते हैं। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगा, तो उसमें कांची की सिर्फ़ 2-4 लाइन्स थी। उसके बाद लोगों ने मुझे डिमांड किया कि कांची जो है आप क्योंकि मैंने ना मैशअप के लिए वो क्रिएट किया था, कि इसको पूरा गाना गाइए। तो मैंने क्या किया, मैं अलग से उसका म्यूज़िक बना के वो गाना डाल दिया। थोड़ा जल्दी-जल्दी में ऐसे ही जो हमसे हो सकता था। और यकीन मानिए कि एक दिन में 1 लाख व्यूज़ हो गए थे। देखते ही देखते मतलब मेरे चैनल पे 10 मिलियन व्यूज़ हो गए थे महीने भर के अंदर-अंदर। उसके बाद सोनी टीवी तक गाना पहुँचा। सोनी टीवी से कॉल आया कि आपका गाना इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीज़न 2 में प्ले होना है। तो फिर वहाँ पे वो गाना भेजना, उसके बाद अब 30 मिलियन मेरे चैनल पे हैं और सोशल मीडिया पे फ़ेसबुक पे अलग-अलग पेजेज़ ने बड़े-बड़े मिलियन जो फ़ॉलोअर्स वाले पेजेज़ ने बहुत बार डाला। तो राउंड फिगर में मैं एक दिन कैलकुलेट कर रहा था, तो मुझे लगता है कि 500-600 मिलियन से भी ऊपर जो है इतने व्यूज़ हैं, सारे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे। सोनी टीवी ने अलग से इसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपलोड किया है, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारे लिए। तो मतलब बेसिकली ऐसा कहते हैं ना जब आप मेहनत कर रहे हैं ना, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कांची गाने से इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी क्योंकि मैंने कांची पे तो नहीं फ़ोकस किया था, मैंने तो फ़ोक नोट पे फ़ोकस किया था जो मेरी यूएसपी थी, लोग मुझे जो सुनना चाहते थे। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि ये किस्मत को मंज़ूर था कि ये है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना हुआ कि मतलब किस्मत ने मुझे कुछ दे दिया। ये मैंने किया तभी किस्मत ने ये दिया क्योंकि मैंने ये कर दिया था। अगर मैं ये ना बनाता, तो वहाँ तक ना पहुँचता। ऐसा तो नहीं था कि वो मुझे फ़ोन करते सोनी टीवी वाले, "सर, आपकी आवाज़ में कांची रे कांची सुनना चाहते हैं, प्लीज़ इसको गाओ, रिकॉर्ड करके भेजो, हम इसको डांस में प्ले करेंगे।" उन्होंने मेरा पहले सुना ना क्योंकि मैंने वो कर रखा था, फिर ये अचीवमेंट हुई। तो ये मैटर करता है कि आपने कर रखा है उसके बाद आपको इंसेंटिव कहते हैं ना कि आपको उसके ऊपर और एक्स्ट्रा मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो वो ये वाली बात थी। क्योंकि मेरे चैनल पे 10 मिलियन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए।
एक गाना जिसको मैं सिर्फ़ लोगों के लिए बनाया था, वो इतना पसंद किया गया। लेकिन उसके बाद सोनी टीवी पे जाने के बाद 30 मिलियन हुआ, तो ये ऐड ऑन है चीज़ें। तो मतलब आप लगे रहिए बस, किस्मत कदम चूमेगी आपकी। 2 लाइनें गाएँगे आप इसको? हाँ, बिल्कुल। ये हालाँकि आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा बहुत सारे लोग जो है ना इसको लेकर ये विवादों में भी रहता है ये गाना ना। जब से कांचरे कांची ये हिट हुआ है, तो लोगों ने क्या है मतलब जब भी ये गाना परफ़ॉर्म किया जाता है पॉडकास्ट चैनल्स पे या कहीं भी, तो लोग अक्सर यही कहते हैं कि एक ही गाना आता है इसको, यही गाता रहता है, सब भी ये। तो मतलब आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि आपका कोई अगर नाम है ना, मान लो आपका नाम सुरेश है, तो आपको मैं रमेश, राजेश, टिंकू इन नामों से नहीं बुला सकता, क्योंकि आपका नाम सुरेश ही है। आपको मैं सुरेश बोलूँगा। तो बार-बार आपको सुरेश बोलना, आपको कैसे खराब लग सकता है क्योंकि ये आपका नाम है। तो वैसे ही कांची से जो है मुझे आइडेंटिटी मिली है, तो बार-बार अगर मुझे ये गाना पड़े, तो मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं है और मुझे लगता है कि जिस चीज़ से आपको पहचान मिली है, उसको हज़ार बार भी गा सकते हो और बेसिकली मैं नहीं भी गाना चाहता तो आप सब लोगों की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे फैन्स हैं जो ये सुनना चाहते हैं। तो उनका दिल मैं नहीं तोड़ सकता 2-4 लोगों के चक्कर में जो जिनको थोड़ा अजीब लगता है सोशल मीडिया पे कमेंट्स जो आते हैं। तो बेसिकली ये उनके लिए नहीं है। आप कोई और सुन सकते हैं। लेकिन ये उनके लिए जो ये सुनना चाहते हैं। वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा वापस ना आऊँगा मैं जो चला जाऊँगा ये तेरी गलियां छोड़ के कांची रे प्रीत में सांची रुक जा ना जा दिल तोड़ के हाँ कांची रे प्रीत मेरी सांची रुक जा ना जा दिल तोड़ के बहुत थैंक बढ़िया यू। सर, बहुत बढ़िया। आपको कब ऐसा फ़ील हुआ कि आपको सिंगिंग में सक्सेस मिल चुकी है? दरअसल ये ना बेसिकली ये जो शब्द है ना ये थोड़ा सा परेशान करते हैं हमें क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब अभी तक शायद वो जो सक्सेस हमें चाहिए जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं वो अभी भी कहीं दूर है और अभी उसके लिए बस यहाँ तक जो हम पहुँचे ये उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए कुछ एक ड्रीम्स जो हमने सोचे थे वो सिर्फ अभी पूरे हो रहे हैं बाकी वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी समय बहुत दूर है तो मुझे लगता है कि अभी तक वो समय नहीं आया है कि मैं ये कह पाऊँ कि ऐसा हो गया है, पर बहुत जल्दी वो समय आएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि अपने लिए आप कहते हैं अगर आपने 3 सपने देखे हैं, 3 सपने में से आपके 1 या 2 सपने अगर पूरे हो गए हैं, तो उनमें से ये जो चीज़ें हैं वो अभी हो गई है। तो अभी 1-2 सपने और हैं, तो उनको पूरा करने के बाद शायद फिर लगे नहीं अब मुझे सैटिस्फैक्शन हुई है। तो और ये होनी भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। आपको लगना भी नहीं चाहिए कि यार नहीं अब ऐसा हो गया है, क्योंकि फिर जो जिज्ञासा है ना, वो खत्म हो जाती है आने वाले समय के लिए आप यहीं स्टक हो जाओगे। कि ठीक है यही हम तो यहाँ पहुँच गए, हमने ये कर दिया। बेसिकली हमने जो किया है वो अभी सिर्फ़ मतलब ये कह कह सकते हैं कि एक रोड जब बनता है ना, तो रोड में अभी बस वो प्लेन करके उसमें मतलब बढ़िया से वो सीधा हो गया है। अब जो टायरिंग होने के बाद है, वो और ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। तो अभी जो टायरिंग है, बोलो वो बेस तैयार हुआ है, टायरिंग होनी बाकी है। उसके बाद जो चीज़ें मतलब अभी काफ़ी पॉलिश करना ज़रूरी है चीज़ों को। हमें भी अपने ऊपर काफ़ी और ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता है। काफ़ी और ज़्यादा नई-नई चीज़ें, नई-नई क्रिएशंस लानी है। उसके बाद कभी जब वो अचीवमेंट होगी लाइफ़ में, जब अब मुझे सैटिस्फैक्शन होगी कि अब मैंने जो सोचा है वो हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही है। 10 में से ये कह लीजिए कि 3, 4, 5 चीज़ें जो है वो हो रही हैं, हो गई हैं। लेकिन असली जो चीज़ें हैं इसके बाद है, इसके बाद का सफ़र थोड़ा और चैलेंजिंग है। लेकिन हाँ, उस सफ़र को, उस चैलेंज को जो मतलब लेने के लिए तो आप तैयार हो अब इस वक़्त, इतना आपने कर लिया है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।
आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग अपना कोई? मेरे बहुत सारे गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं और मतलब ऐसा कहते हैं ना हम लोग क्रिएटर हैं, हम लोगों ने मतलब बड़े मेहनत से चीज़ें बनाते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे गाने भी गाए हैं जो पहले और सिंगर्स ने गा रखे थे, वो मैंने अपने तरीके से क्रिएट किए। तो वो भी लेकिन एक गाना ऐसा है कि जैसे गीता वाली डोल की एक गाना अभी हाल ही में बड़ा पॉपुलर हुआ था, झूरिये रे, डोल माँ की नौरी। ये ऐसे-ऐसे गाने जो मेरे दिल के बहुत करीब है। पर झूरिये रे जो है वो मतलब मैंने खुद लिखा था तो इसलिए ये बड़ा पॉपुलर गाना रहा है और मतलब वन ऑफ मतलब बेस्ट सॉन्ग्स है जो लाइनें जो मेरी क्रिएशंस में जो मैंने खुद से क्रिएट किया है। हसना तेरा बड़ा याद आउंदा नाटिए नचदियां था गाउंदा हसना तेरा बड़ा याद आउंदा नाटिए नचदियां था गाउंदा प्यार साचा मारा जा तू जरा ताबिन नहीं सहरना झूरिये रे ताबिन लगदा नी दिल कामर कोरना। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। आपने जो बोला कि 10-12 साल लगे आपको, इतना पेशेंस कहाँ से लाया आपने? एक्चुअली क्या है ना लाइफ में एक चीज़ ज़रूर सीखी है। अरुण और मैं एक रूम में रहते थे। हमने ना 1 साल तक रेंट नहीं दिया रूम का और हमारी टाइमिंग थी हम सुबह 7-8 बजे रूम से हम निकल जाते थे और रात को 12 बजे के बाद आते थे क्योंकि हमें लगता था कहीं मकान मालिक दरवाज़ा ना नॉक करे कि किराया निकालो। क्योंकि हमारे पास हज़ार रुपए नहीं होते थे किराया देने के लिए। 6-6 7-7 महीने हमने खाना ही नहीं खाया है जो खाना होता है। हमने नॉर्मली वही दाल पड़ी है उसको बॉयल करके नमक डाल के वैसे खाया है। तो बहुत मतलब स्ट्रगल एक पीरियड था, काफ़ी ज़्यादा हमने मेहनत की है। तो मतलब ये काफ़ी मुश्किल है ये बात कहना ना मतलब कि अब क्या करें, कैसे करें? तो जो चैलेंज है ना, वो आपको लाइफ़ में मतलब बहुत ज़्यादा आते हैं और आपको वो लेने पड़ेंगे वो चैलेंजेस, उसको लेके आपको आगे निकलना पड़ेगा, वो चीज़ें करनी पड़ेगी। तो मतलब मुझे लगता है कि कुछ नहीं है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। ये आप गाँठ बाँध लीजिए। पेशेंस जो है आपको समय सिखा देता है। अगर आप एग्रेसिव होकर गलत डिसीज़न ले लोगे तो मतलब वो फिर ज़्यादा घातक है। बजाए इसके थोड़ी देर मंथना कीजिए, सोचिए सिचुएशन के बारे में, क्या और हो सकता है, किस तरह से इसको सॉर्ट किया जा सकता है चीज़ों को। सोच के फिर निर्णय लिया जाए, तो फिर जो पेशेंस है वो बहुत ज़रूरी है और धीरे-धीरे परिस्थितियाँ ऐसी आएगी मतलब अब सोचो आप अगर हमने 1 साल तक रूम रेंट नहीं दिया और इतना पेशेंस कहाँ से निकाला होगा हमने कि भई हम वो सारी चीज़ें सिचुएशन झेल रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर होती थी वो अलग से। तो मतलब लाइफ़ में बहुत गालियाँ दी लोगों ने, बहुत भला-बुरा कहा, उनको हमने वापस नहीं गालियाँ दी। क्योंकि हमें लग रहा था कि अगर वो गालियाँ दे रहे हैं हम भी देंगे, तो फिर इनमें और हम में क्या फ़र्क है? तो हमने बेसिकली सोच समझ के डिसीज़न लेने का जो है पहले से ही हम लोगों में था और धीरे-धीरे मतलब समय परिस्थितियों के हिसाब से आप जैसे थोड़ा फ़ील्ड में बाहर आते हो, थोड़ा लोगों को देखते हो और अपने आस-पास की चीज़ें देखते हो, तो और ज़्यादा अनुभव आपके बीच आता है और ज़्यादा पेशेंस बिल्ड हो जाता है और मैं अपनी ओर से कहूँगा कि पेशेंस लाइफ़ में इतना ज़्यादा ज़रूरी है। आप आज की डेट में आप देख रहे होंगे छोटे-छोटे जो लोग हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं वो सुसाइड कमिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी लाइफ़ को हार्म कर रहे हैं या किसी ने अपने पेरेंट्स को कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, किसी ने कोई मर्डर कर दिया, कोई नशे में घुस रहे हैं, कहीं घुस रहे हैं। तो बेसिकली जो पेशेंस है ना वो नहीं है उनके अंदर कि उनको जो चीज़ें हैं वो तुरंत चाहिए। अगर आपको ₹10 चाहिए तो अभी चाहिए। आपके पास इतना भी पेशेंस नहीं है कि रुक जाओ, बाहर से लेके आता हूँ, फिर दे दूँगा। आप इतना भी पेशेंस नहीं रख सकते। तो सोचिए लाइफ में क्या-क्या चीज़ें होंगी जिनको आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ आपको इतना कुछ सिखाती है लेकिन अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो शायद जो आप जीवन में सीखना चाहते हैं या जो आप सीख सकते थे, जिसको लेकर आप बहुत आगे बढ़ सकते थे, वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएँगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है
मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना पेशेंस कहाँ से लाते हैं आप, इतना साल वेट करना। एक्चुअली क्या है, जब आपने झोंक दिया हो ना जीवन अपना किसी चीज़ में, आप सच्चे दिल से कर रहे हो चीज़ें, मतलब तो एक ना एक दिन होगी, थोड़ा टाइम लेती है, पर जब टाइम इतना लेने के बाद आएँगी तो फिर थोड़ा बड़े धमाके के साथ आएँगी। तो और ये चीज़ें हुई हैं, आपके सामने मैं अपना अनुभव तभी साझा कर रहा हूँ कि मेरे साथ हुई है। तो बस वेट एंड वॉच, बस काम नहीं रुकना चाहिए। दूर से देखने से अच्छा है कि थोड़ा चलते रहो, थोड़ा नज़दीक-नज़दीक से एक्सपीरियंस करते रहो। थोड़ा गिरोगे, सँभलोगे, फिर गिरोगे, सँभलोगे, तभी तो चीज़ें चलना है, रुकना नहीं है। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि आप अगर पॉडकास्ट चैनल आपने लॉन्च किया है, आज आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ मेरी ओर से। बहुत धन्यवाद। तो आप अगर अभी आपने शुरू किया है, तो हो सकता है कि आपके साथ 10 और लोगों ने शुरू की हो ये चीज़। अगर आपने एक इंटरव्यू करने के बाद आप यहाँ रुक गए, कोई और है उन्होंने 2-3 और कर दिए, तीसरा, चौथा, 5वां बहुत सारे कर दिए। तो सेम डे में सफ़र शुरू करने के बाद भी आप उनसे बहुत पीछे रह जाओगे। कि मतलब आप आप चाहे एक ही कदम चलो, लेकिन आपको चलते रहना है क्योंकि आपके साथ और भी लोग हैं साथ में। तो या तो आप उनके साथ-साथ निकलते रहो या आप उनसे आगे निकल जाओ। पर अगर आप पीछे रह गए, फिर आप पीछे हो। क्योंकि फिर आपके आगे बहुत सारे लोग हैं, उनको आप नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत आगे ना कहीं निकल जाए। इसलिए थोड़ा-थोड़ा आपको चलते रहना ज़रूरी है। हम लोग भी जब गाना देते हैं कोई, हमें लगता है अच्छा ठीक है। हर गाना कांची की तरह, मॉडर्न फोक नोट की तरह हिट नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कुछ गाने 30 मिलियन जा रहे हैं, कुछ गाने 30,000 भी जाते हैं। तो मतलब इसके लिए आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है ये वो गाना नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ, कोई और गाना हो। तो इसका मतलब वो गाना खत्म है, उसकी वैल्यू नहीं है। बेसिकली उस गाने ने आपको सिखाया कि नहीं भाई, कांची के लेवल का नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा। तब आप मोटिवेट हो रहे हो, ताकि वो उसमें इतने उसमें नहीं आ रहे, कुछ और करते हैं। कुछ तो है, जब पहले चैनल पे कुछ नहीं था, तब भी तो कुछ ना कुछ आया फिर फेमस हुआ। अब कुछ ना कुछ करो, करते रहेंगे, तब चीज़ें होंगी। तो लगे रहना बहुत ज़रूरी है, रुक जाओगे, थक के, हार के बैठ जाओगे, फिर आपके ऊपर से बहुत सारे लोग निकल जाएँगे, मतलब बात ये है। चलते रहना है, तो थोड़ा आराम से चलो लेकिन चलते रहना है, रुकना नहीं है मतलब, थकना मना है। में कमियाँ निकालना लोगों का तो क्या बोलते काम ही है, वो तो निकालेंगे ही। मतलब एक एक गाना नहीं है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। कि मतलब अब आप ना एक रात बना रहे हैं, एक ऐसी रात कि जब आज प्लानिंग हो रही है कि कल कुछ करेंगे, आपको उस प्लानिंग से पहले आपको टोक दिया जाता है। लोग आपको भला-बुरा कह रहे हैं, नहीं ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, ये है, वो है, सो है। आपने जिस चीज़ के लिए वो टाइम निकाला था, वो टाइम आपका लोगों को सैटिस्फाई करने में, उनकी बातों का जवाब देने में वो निकल गया। अपने लिए जिस काम के लिए आप थे, वो आप कर ही नहीं पाए, तो कल जिस काम के लिए आप तैयार हो रहे हैं, वो आप उस पे फ़ोकस कैसे कर पाओगे? लोगों को नहीं कर सकते यार। हम स्टेज पे जाते हैं, मैं गाऊँगा कांची रे कांची, कुछ लोग नहीं गाना है जी, कुछ और गाओ, उनको कुछ और चाहिए। फिर वो जो गाना सुनना भाई साहब चाह रहे हैं, जो मना कर रहे हैं, उनका गाना गा देता हूँ। तो बाकी लोग कहे नहीं यार ये क्या गाया यार, कांची बोला है आपको। कुछ लोग ऐसे जो जिनको दोनों ही गाने अच्छे नहीं, उनको कोई तीसरा चाहिए। कुछ लोग ऐसे जिनको कुछ भी पसंद नहीं आता। अभी हम पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक किस्सा शेयर कर रहे थे आपस में। तो बहुत पुरानी बात है, सब लोगों को पता होगा लेकिन हम इम्प्लीमेंट करते नहीं, पर लोगों का काम कहना है, इस पे मुझे याद आ रहा है कि तपती धूप में रेगिस्तान में एक गधे के ऊपर ना एक आदमी बैठ के जा रहा है और 2-4 लोग वहाँ से गुज़र रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि भाई कितना खराब आदमी है, कितना अत्याचार कर रहा है गधे पे। भाई शर्म नहीं आ रही इसको, इतनी तपती धूप में गधे के ऊपर बैठा हुआ है बेचारा गधा, मतलब ये तो इन्हें दबा ही दिया गधा अपने नीचे, मतलब ये गलत बात है भाई ये। तो बाद में ये बात सुन के ना, वो उतर गया कि यार शायद मेरी वजह से गधे को प्रॉब्लम हो रही है। उतर गया, गधे को एक रस्सी बाँध के वो आगे निकल गया, आगे सफ़र में चल पड़ा। आगे 2 और लोग मिलते हैं, वो लोग बोलते हैं कितना बेवकूफ़ आदमी है, तपती धूप में रेगिस्तान में पैदल चला हुआ है, जबकि गधा है यहाँ पे, गधे के ऊपर बैठ जाता है। तो मतलब आप गधे के ऊपर बैठोगे, तब भी आप ही बेवकूफ़ हो। आप गधे को अपने साथ चलाओगे, आप बैठोगे नहीं,
तब भी आप ही बेवकूफ़ हो। मतलब हर परिस्थिति में लोग कहेंगे ही। कहेंगे। आपको अपनी सैटिस्फैक्शन देखनी है। अगर कोई काम आपको अच्छा लग रहा है, आपको वो सैटिस्फाई कर पा रहा है वो काम, तो आप वो कीजिए। बाकी ऐसा है, उनका काम कहना है, उनको कहने दीजिए। आपको तो अपना काम करना है, उनके चक्कर में आपकी गाड़ी ना छूट जाए कहीं। हाँ जी, लोग तो बोलेंगे ही। मेरे साथ बहुत हुआ है, और अगर थोड़ा बहुत हम जो अचीव कर भी रहे हैं, उसके पीछे यही मोटिवेशन कि जो लोगों ने हमें डिमोटिवेट किया है, तो हम उनको मोटिवेशन की तरह लेते हैं। ठीक है, आप बोलो, हम और करेंगे, हम और करेंगे। हमने करना ही है क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। कौन है आप? मेरी लाइफ़ है, मुझे अच्छा लग रहा है ना, आप बैठ सकते हैं। मतलब कुछ नहीं है, जो हमारे साथ है हमारे काम में, हम उनके साथ हैं। हाँ जी। जो हमारे साथ ही नहीं है, तो हमें क्या लेना, वो तो साथ ऐसे भी नहीं है ना। जब है ही नहीं साथ, तो क्या लेके करना साथ में? इसलिए ऐसा है कि आप अपना काम कीजिए, फ़ोकस कीजिए, और लगे रहिए। लोगों की बातों में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके चक्कर में कहीं आप अपना काम से, अपने लक्ष्य से ना चूक जाएँ। बस ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सर नेपाल में भी शो किया, दुबई में भी किया। एक्चुअली क्या है, नेपाल में एग्ज़ैक्ट नेपाल नहीं कह सकते, लेकिन नेपाल बॉर्डर तक मैंने, जैसे उत्तराखंड के कुछ एरियाज़ के बाद नेपाल शुरू हो जाता है, तो जैसे डीडी हाट हो गए, आपके जौलजीबी, ऐसी जगहों पे नेपाल बॉर्डर तक ऐसे-ऐसे कार्यक्रम किए। दुबई से और दूसरी कंट्रीज़, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, इन ऐसी जगहों से कॉल आए हमें शोज़ के लिए, तो लेकिन वो लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से उस टाइम नहीं हो पाए थे। अब वो रीशेड्यूल हो गए हैं, अब आने वाले समय में आई होप कि 2025 जो है में वो जो कार्यक्रम होने, और वहाँ पे भी कुछ कार्यक्रम तय हुए हैं। तो डेट्स और वो बाकी चीज़ें हम डिस्क्लोज़ अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जब तक क्लैरिटी ना रहे, उसके बाद हम वहाँ पे जाके भी हिमाचल की जो टोपी है ना, बस इसका हम वहाँ पे डंका बजाएँगे। देखो, हिमाचली लोग आ जाएँगे, पहाड़ी संस्कृति का हम वहाँ पे मंचन करने वाले हैं। आपकी टोपियाँ बड़ी अच्छी होती है। ये कहाँ से आप ले के आते हैं? थैंक यू, थैंक यू। ये बेसिकली क्या है, ये हमने खुद से डिज़ाइन की, वैसे कुल्लू का डिज़ाइन रहता है ये, पर ये पट्टी जो है हमने काफ़ी टाइम पहले खुद से एक सेलेक्ट करके कि ये वाली पट्टी हम रखेंगे, और अलग-अलग कलर्स, इसी कलर्स में मेरे पास इसके बाहर के भी आउटफिट है। एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं था, मुझे नहीं था पता कि पॉडकास्ट होने वाला है। मुझे ऐसा लगा बस हम सिर्फ जस्ट आ रहे हैं, एक लॉन्च होने वाला है। तो पर ऐसा है कि मतलब इसके साथ कॉम्बिनेशन में काफ़ी अलग-अलग कलर्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। फिर तो ये सारा जो है, ये हमारे शिवनाथ शॉल्स हैं, कुल्लू में, व्यासा मोड़ में, शिवनाथ शॉल के नाम से। तो वो ये सारे कपड़े डिज़ाइन करते हैं मेरे लिए, तो आपके माध्यम से उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके जो बनाए गए जो कपड़े हैं ना, वो पूरी दुनिया भर में लोग माँगते हैं और लोग पसंद करते हैं। और इवन हमने अपनी ओर से रेमो डिसूज़ा सर और राघव जुयाल जी के लिए भी एक पूरा सेट तैयार करके भेजा था। अभी तक उनकी ओर से वहाँ से कोई वीडियो या ऐसा कोई पिक्चर्स नहीं आई है कि जिसमें उन्होंने पहना हो, तो अमित भाटिया जी मेरे अज़ीज़ मित्र हैं, तो उनके माध्यम से जो है वो हमने वहाँ पे पहुँचाई थी। अब आने वाले समय में कभी वो पहनेंगे, उसके साथ आएँगे, तो हमें और प्राउड फ़ील होगा कि नहीं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी यहाँ के हमारी जो चीज़ें हैं, वो मतलब उसको पहना जा रहा है। ड्रेसअप आपका बहुत यूनिक होता है। ये कहाँ से करते हैं आप? कुल्लू से करते हैं? दरअसल कुल्लू का क्या है ना, कुल्लू से मतलब मैक्सिमम कुछ चीज़ें कुल्लू से ही होती है हमारी। तो ऐसा नहीं है कि शिमला में नहीं बनती, या एक्चुअली एक दरअसल स्टार्टिंग से जो ये चीज़ें हैं वो कुल्लू में बनती आई है मेरी वाली। तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ फ़ील करता हूँ। बनती शिमला में भी है, तो बट ऐसा है कि शिमला में, प्रॉपर शिमला में थोड़ा कम है, लेकिन रामपुर हो गया, किन्नौर हो गया, ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा-सा प्रचलन है इन चीज़ों का ज़्यादा, तो वहाँ ज़्यादा बेहतर ढंग से बन पाती है। तो कुल्लू में मैं शिवनाथ शॉल्स से वहीं से बनवाता हूँ। और वहाँ पे सारी चीज़ें हम वहीं से डिज़ाइन करते हैं, जो स्टार्टिंग में मेरे अपने डिज़ाइन्स रहते थे कि मुझे ऐसा बनाना है, जैसे श्रग्स हो गए और उसके बाद कैप हो गई। तो अभी बहुत सारी जो ड्रेसेस हैं नए में, उसमें प्रिया ने काफ़ी हेल्प की है, क्योंकि प्रिया ने दरअसल फैशन डिज़ाइनिंग कर रखी है, तो वो टीम का भी सारा वो देखती हैं कि किस तरह से क्या कैसे है ना, तो उन्होंने उस तरीके से वो डिज़ाइन करवाई कुछ भी ड्रेसेस। तो मतलब हमें बेसिकली सारी चीज़ें साथ में लेकर हम चलते हैं कि आज की जनरेशन के साथ अब क्या हो सकता है। तो हम कोशिश करें आने वाले टाइम में थोड़ा और यूनिक चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो कोशिश यही है, मैं नॉर्मल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा साधारण कपड़े पहनना पसंद करता हूँ। लोअर, निक्कर-विक्कर में हम चल पड़े, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा बन-ठन के रहो, मैं थोड़ा नॉर्मल रहना पसंद करता हूँ। हाँ, पर स्टेज के लिए मुझे ऐसा लगता है, स्टेज के लिए, क्योंकि वो हमारी अलग एक दुनिया है। वहाँ हम चाहते हैं, वहाँ थोड़ा
मतलब हम जितना हमसे हो पाता है उतना बेहतर ढंग से हम खुद को रिप्रेजेंट कर पाएँ और अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाएँ, जो पॉसिबिलिटीज़ है। आपकी पहली रिकॉर्डिंग कहाँ पे हुई थी? फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपकी? मेरी सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई थी सुरेंद्र नेगी सर के पास, उधर रामपुर में ही, जगात खाना में तब स्टूडियो हुआ करता था। गीतावाणी, ढोलकी और 1-2 गाने और भी थे। तो ये गाने जो है मैंने वहाँ रिकॉर्ड किए थे। उसके बाद वहीं से उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब स्टूडियो में गाते किस तरह से हैं, क्या प्रोजेक्शन होनी चाहिए, माइक्रोफ़ोन का किस तरह से यूज़ करना, कोरस किस तरह से होती है और किस तरह से आप मतलब प्रेज़ेंटेशन कर सकते हो गाने की। मतलब स्टूडियो का टेक्निकल जो सारी चीज़ें हैं, वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनसे सीखने को मिला, या यूँ कहें कि उनसे ही सीखा है, बाकी जगह हम जाते भी नहीं थे। तो उनके साथ काफ़ी एक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने, लगभग 10-12 सालों का, और वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हमने और वहाँ से सीख के हम थोड़ा अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहे और बस, तो मतलब वहीं से हुई है सबसे पहले रिकॉर्डिंग। सबसे पहला आपका लाइव शो कहाँ पे किया आपने? सबसे पहला लाइव शो जो है वो, मतलब वैसे तो मेरा तो कॉलेज में ही हुआ था सबसे पहले। मतलब जो थोड़ा-सा अच्छे लेवल पे मैंने करना शुरू किया वो कॉलेज में हुआ था, रामपुर कॉलेज में। किसी कोई एक प्राइवेट कार्यक्रम था, किसी जो छात्र संगठन रहते हैं कॉलेज में, तो उसमें एक कार्यक्रम किया था मैंने। तो वहाँ से वो रिस्पॉन्स और वो बड़ा अच्छा मिला था, तो वहाँ से थोड़ा एनर्जी आ गई थी, नहीं कुछ करना है लाइफ में भी, कि जब हमारे लिए भी चीयर अप कर रहे हो लोग, हमारे साथ सेल्फीज़ लेने आए, हमसे बातचीत करने लोग आए, तो सबसे पहले कॉलेज में किया है मैंने वो अच्छे स्तर का एक कार्यक्रम। आपका फ़ेवरेट सॉन्ग, एक हिंदी, एक पहाड़ी। पहाड़ी में जोरिए रे और हिंदी में कांची रे कांची। स्टूडियो रिकॉर्डिंग, लाइव कंसर्ट, लाइव कॉन्सर्ट ज़्यादा पसंद है मुझे। टी, कॉफ़ी, चाय। फ़ेवरेट सिंगर, फेवरेट सिंगर फीमेल्स में श्रेया घोषाल है और मेल में अरिजीत सिंह है और बहुत सारे लोग हैं, विशाल मिश्रा हैं, बहुत सारे लोग। आपका आइडल कौन है? मेरे अपने आइडल अगर सिंगिंग में बात किया जाए तो मतलब मैं स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर एक आदमी को फॉलो नहीं करता, लेकिन किशोर दा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बॉलीवुड सॉन्ग या पहाड़ी सॉन्ग्स? पहाड़ी सॉन्ग ज़्यादा पसंद है मुझे। हाँ, आप लोग मेरी आवाज़ में बॉलीवुड भी पसंद करते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है बॉलीवुड गाने में। गाँव, शहर? गाँव की लाइफ़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, वहाँ का जो पीस है वो अच्छा लगता है। लेकिन कई मामलों में जो है आपको, मुझे लगता है जब आपको थोड़ा बाहर निकल कर एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो आपके लिए शहर भी बेहतर है। अपने फैन्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरी ओर से मेरे फैन्स को और मैं मुझे देखने वाली सभी ऑडियंस को सिर्फ़ एक ही मैसेज है। वैसे हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी सारे मैसेजेस थे इनडायरेक्टली, लेकिन मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि एक तो हिमाचल जो है ना वो थोड़ा नशे को लेकर बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए जितने भी आपसे प्रयास हो सके वो आप करें। मैं खुद नहीं करता इसलिए ज़्यादा मतलब फ़ोर्सफुली ये चीज़ कह सकता हूँ कि एक तो इससे दूर रहें, कोशिश करें, खुद बचें आप और थोड़ा-सा नशा मुक्त हिमाचल जो है वो बनाने की आप कोशिश करें। और इसके अलावा जो है आप लोगों को लाइफ़ में हार नहीं माननी है। कोई भी आप चीज़ लाइफ़ में कर रहे हैं, किसी भी काम में, किसी भी फ़ील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें जी-जान झोंक दीजिए और ये नहीं सोचना है कि अभी आपने कुछ काम किया और अभी रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो बस इतना ही है, बाकी सारी चीज़ें आज की जनरेशन खुद समझदार है, थोड़ा-सा गलत जो कदम है वो उठाने से आप बचें। टेंशन में बहुत ज़्यादा दिखती है आज की जनरेशन, छोटी-छोटी बातों की टेंशन ले लेना, कोई लाइफ़ में फेल हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की कुछ और समस्या आ गई, किसी की फाइनेंशियल दिक्कतें हैं। शेयर करना सीखिए, आपके सबसे जो करीबी लोग हैं, उनसे साझा कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो आपको सॉल्यूशन दे सकें, इससे पहले कि आप गलत सर, कदम उठा लो। तो मतलब यही है कि जो यूथ है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें सोच समझ कर करने की आवश्यकता है और इस तरह से अपने अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी आप ना डालें कि आपको बहुत सारे गलत कदम उठाने पड़े। तो स्ट्रेस फ्री रहने के लिए आप स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप जब स्ट्रेस में होते हैं, आप जिस तरह से नेगेटिव चीज़ें जैसे नशा हो गया, कुछ इस तरह का जो जब करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा एग्रेसिव आपको कर देते हैं और फिर जो गलत डिसीज़न है आप ले लेते हैं, तो इससे आप बचें, यही मेरी ओर से संदेश है आपको।
कैसा लगा सर यहाँ पे आके? बहुत बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा आपने मतलब सेटअप कर रखा है, तो आई होप कि आने वाले समय में जो है बहुत अच्छा लोगों को जो है आपका काम लगे और आप अपने काम से लोगों को बेसिकली जो है इम्प्रेस करें, ताकि लोग आपके सामने आपके साथ काम करने के लिए खुद अप्रोच करें। वो मैं ये चाह रहा हूँ बेसिकली। काफ़ी अच्छा है और अच्छा काम आप कर रहे हैं। मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएँ पूरी टीम की। धन्यवाद सर।